लौह युग। लोहा दूसरी धातु है जिसने इतिहास में सर्वोच्च औद्योगिक महत्व प्राप्त किया। यह अपनी काफी कठोरता के लिए उपकरण और हथियारों के लिए अद्भुत सामग्री के रूप में खड़ा था। इसका मानक कांस्य से अधिक साबित हुआ और अंततः पत्थर, हड्डी, लकड़ी और खोल जैसी सामग्री तुलना में नहीं आई। दूसरा फायदा यह था कि यह लगभग हर जगह पाया जा सकता है। पृथ्वी पर लोहे के स्रोत इस प्रकार हैं। पृथ्वी की सतह में 4% से 5% लोहा है। कई लोहे के अयस्क हैं जो लोहे के ऑक्साइड, हेमटेट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और साइडराइट के रूप में धातु का लोहा प्रदान करते हैं। 3 शुद्ध लोहे के छोटे कण बेसाल्ट चट्टान में पाए जाते हैं, हालांकि उनका उपयोग व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। 4 उल्कापिंड जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं भी बड़ी मात्रा में लोहा रखते हैं। इन स्रोतों की प्रकृति ने संकेत दिया कि उल्कापिंडों को छोड़कर लोहा कभी भी शुद्ध अवस्था में उपलब्ध नहीं होता है। यहां तक कि उल्कापिंड के लोहे में 5% से 25% तक निकेल होता है, जिसके लिए औजार जंग से बच जाते हैं। हालांकि मनुष्य द्वारा बनाई गई पहली लोहे की वस्तुएं उल्कापिंड मूल की थीं, क्योंकि शुरुआती पुरुष आसानी से इस तरह के लोहे की गांठ उठा सकते थे। गुणवत्ता में यह लोहा बहुत कठिन है, लेकिन निंदनीय है। कांस्य की तरह लोहे ने विभिन्न देशों में विभिन्न तिथियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन लोहे का इतिहास निकट पूर्व में अनातोलिया के हित्तियों के साथ शुरू हुआ। 1000 BC तक यह सभी दिशाओं में फैल गया और पश्चिमी एशिया, मिस्र, दक्षिण पूर्वी और मध्य यूरोप में सामान्य उपयोग के लिए एक धातु बन गया। इसलिए यह देखा जाता है कि लोहे का उपयोग कांस्य की तुलना में लगभग 2000 साल या उससे अधिक बाद में हुआ और किसी भी देश में कांस्य से लौह उद्योग में जाने का मार्ग अचानक नहीं बना। चूंकि लोहे के अयस्क तांबे की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में थे और टिन के अयस्कों की तुलना में असीम रूप से अधिक थे, इसलिए एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आया कि लौह युग में इतनी देरी क्यों हुई। इस संबंध में कई विचार हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि निकट पूर्व क्षेत्र के लोग लोहे का काम 3000 BC से जानते थे, यानी कांस्य के रूप में। लेकिन उस युग की लोहे की वस्तुएं बहुत कम थीं और उनमें से ज्यादातर उल्कापिंड लोहे से बने थे। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या 1500 BC से पहले सभी लौह वस्तुएं निकट पूर्व से आई थीं, वे उल्कापिंड लोहे से बने थे या उनमें से कुछ अयस्क से निकाले गए लोहे से बने थे। यदि वे सभी उल्कापिंड लोहे के बने होते तो उस जगह के लोगों को लोहे के अयस्कों को गलाने में इतना समय क्यों लगता, जबकि वे खुद को आसानी से तांबा, सीसा और कई अन्य अयस्कों को गलाने के लिए पारंगत कर लेते थे। भले ही इनमें से कुछ शुरुआती लोहे की वस्तुओं को अयस्क से निकाले गए लोहे से बना पाया गया हो, फिर से वही सवाल आता है। लोहे के सामान्य उपयोग में लगभग 1500 से 2000 वर्षों तक देरी क्यों की गई? लोहे के इस देर से आने को इसके उच्च गलनांक द्वारा आंशिक रूप से समझाया जा सकता है। लोहे का गलनांक 1530 डिग्री सी होता है, जो तांबे या सोने की तुलना में लगभग 500 डिग्री सी ऊपर होता है। प्रारंभिक धातु श्रमिक इस उच्च तापमान का उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, न ही वे लोहे के रसायन से परिचित थे। इसके अलावा लंबे समय तक वे एक उपयोगी धातु के रूप में स्पंजी द्रव्यमान या लोहे को पहचानने में विफल रहे। अन्य कारण भी थे। बाद के समय में लोहे को गलाने के लिए अपने कौशल को बढ़ाने वाले कांस्य श्रमिकों ने पहले किसी भी लाभ की उम्मीद नहीं की थी। दूसरे, पूर्व स्टील लोहे की कोमलता के साथ सीमा थी। तीसरा, लोहा कांस्य के प्रतिष्ठा मूल्य को कम नहीं कर सकता है, जिसके लिए कांस्य को उच्च रैंक का प्रतीक माना जाता है और एक पवित्र धातु के रूप में माना जाता है। लोहे की गलाने की तकनीक तांबे की तुलना में बहुत जटिल थी।
इसके अलावा देशी तांबा की तरह कोई भी देशी लोहा केवल गर्म करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अयस्कों से धातु का लोहा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन या कार्बोनिक एसिड से छुटकारा पाना आवश्यक है, जिसके साथ यह आम तौर पर संयुक्त होता है। सिलिका और अन्य चट्टानें जो अयस्क का एक हिस्सा बनाती हैं, को भी अलग करना पड़ता है। इसके लिए अयस्क को लकड़ी का कोयला में गर्म किया जाना चाहिए। लकड़ी का कोयला अयस्क से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्साइड अयस्क के मामले में, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बंद हो जाता है। दूसरी ओर सिलिका लोहे के एक भाग के साथ संयुक्त हो जाती है और स्लैग के रूप में बंद हो जाती है। सिलिका और अन्य चट्टानें जो अयस्क का एक हिस्सा बनाती हैं, को भी अलग करना पड़ता है। इसके लिए अयस्क को लकड़ी का कोयला में गर्म किया जाना चाहिए। लकड़ी का कोयला अयस्क से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्साइड अयस्क के मामले में, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बंद हो जाता है। दूसरी ओर सिलिका लोहे के एक भाग के साथ संयुक्त हो जाती है और स्लैग के रूप में बंद हो जाती है। बाकी लोहे को पेस्टी, स्पंज जैसे द्रव्यमान के रूप में छोड़ दिया जाता है, जिसे ब्लूम के रूप में जाना जाता है। स्लैग में आमतौर पर फेरस सिलिकेट होता है, लेकिन अयस्क में अन्य चट्टानों की उपस्थिति के लिए काफी भिन्नता दिखा सकता है। हालांकि यह तकनीकी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक मैल के रूप में यह तरल लोहे की सतह पर तैरता है और डिऑक्सीडाइजिंग को रोकता है, जो हवा के संपर्क में आता है। इसके बाद स्लैग की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उन्मूलन की एक विधि का पालन किया जाता है। स्पंजी द्रव्यमान गर्म होता है और बार बार हथौड़े से तब तक पीटा जाता है जब तक कि पूरा स्लैग बाहर न निकल जाए और आयरन एक पिंड का निर्माण कर दे। स्पंजी गांठ के गर्म होने और धड़कने को फोर्जिंग कहा जाता है। लोहा 3 रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रक्रिया में उपलब्ध लोहे के ठोस द्रव्यमान को गढ़ा लोहा कहा जाता है। इसमें थोड़ा या बिल्कुल भी कार्बन शामिल नहीं है। इस अवस्था में लोहा अपेक्षाकृत नरम और आगे निंदनीय रहता है, इसलिए आसानी से काम किया जा सकता है। यदि भट्ठी की गर्मी आवश्यक तापमान से अधिक बढ़ जाती है, तो एक स्पंजी द्रव्यमान बनाने के बजाय लोहा पूरी तरह से पिघल जाता है और बंद हो जाता है। इस अवस्था में लोहे में कुछ कार्बन होता है। यदि कार्बन का प्रतिशत अत्यधिक है, तो लोहा कठोर लेकिन भंगुर हो जाता है। इस अवस्था में लोहे को कच्चा लोहा कहा जाता है। लोहे की आदिम गलाने से कास्टिंग के लिए आवश्यक उज्ज्वल तरल का उत्पादन नहीं हुआ। इसके बजाय इसमें एक गंदे स्पंजी द्रव्यमान का उत्पादन किया गया था, जिसे बाद में मनचाहे आकार में पीटा जा सकता है। ढलाई के लिए पूरी तरह से पिघला हुआ लोहा, जिसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, पहली बार चीन में उपयोग किया गया था, ईसाई युग की शुरुआत के लंबे समय बाद। बीच में काकेशस पर्वत के आसपास के क्षेत्र में 1500 बीसी के आसपास कार्बरीज स्टीलिंग की प्रक्रिया का आविष्कार किया गया था, न कि उस क्षेत्र से जहां कांस्य का पहला आविष्कार हुआ था। लोहे के एक बार को फोर्ज करने में लगातार गर्म करने की आवश्यकता होती थी। यदि स्मिथ ने बार को एक आग की लकड़ी के दिल में दबाकर बार को गर्म कर दिया और अगर गर्मी पर्याप्त से अधिक थी, तो बार की बाहरी सतह को उपचार की लंबाई और आग की गर्मी के अनुपात में गहराई से कार्बोनेट किया जाएगा। इसलिए बार की सतह स्टील बन गई और इस कठोरता ने लोहे की दक्षता बढ़ा दी। पूर्व भारत और सुदूर पूर्व के पास के क्षेत्र अभी भी लोहे से समृद्ध माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि भारत में प्रारंभिक लोहे के काम की परंपरा है, क्योंकि यह मेगालिथिक कब्रों में दिखाई देता है। 42 फीट ऊंचे विशाल जाली स्तंभ उत्तर में लगभग 10 टन वजन के पाए जाते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी पुरातात्विक या ऐतिहासिक साक्ष्य इस तथ्य को सही नहीं ठहराता है कि ईसाई युग की शुरुआत से पहले भारत में लोहा रहा है। लौह युग ग्रीस, रोम, चीन और भारत की महान शास्त्रीय सभ्यताओं में अपने चरम पर पहुंच गया। यूरोप में लौह युग संस्कृति 650 बीसी में दिखाई दी, जहां पहले चरण को ऑस्ट्रियन एल्प्स में एक प्रसिद्ध कब्रिस्तान स्थल के नाम पर हॉलस्टार्ट ए या हॉलस्टार्ट आई के नाम से जाना जाता है। लेकिन कांस्य युग के हथियारों और उपकरणों का उपयोग तब तक किया जाता रहा जब हॉलस्टार्ट के रूपों के आने के बाद हॉलस्टार्ट मॉडलों की श्रेष्ठता को पहचाना गया और इसलिए उनके रूपों को तांबे के मिश्र धातुओं में कॉपी किया गया। लौह युग की वस्तुओं में लंबे, पतले खंजर और लोहे से बनी तलवारें शामिल हैं जो लांस और धनुषबाण के साथ होती हैं। लोहे की तलवारें और खंजर उनके हिल्स के आकार के लिए उल्लेखनीय हैं, जिनमें अक्सर सींग होते हैं, और विशेषता उपस्थिति का एक शंक्वाकार पोमेल। सील्ट और स्काइथ लोहे उद्योग के अन्य प्रचारक हैं। इटली, स्पेन और मध्य यूरोप से लोहे की वस्तुएं और बाद की तारीख के औजार मिले हैं। उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फैलने वाले प्रभाव के परिणामस्वरूप काफी परिवर्तन और संशोधन प्रदर्शित किए। नई दुनिया में, ओशिनिया में, पोलिनेशिया में और साइबेरिया की जनजातियों के बीच भी लोहे की उपस्थिति काफी हाल ही में है। पत्थर, तांबा, कांस्य या लोहे के उत्तराधिकार में कोई बाध्यकारी चरणों की पहचान नहीं की गई है। उदाहरण के लिए, नीग्रो अफ्रीका और जापान ने कांस्य युग को पूरी तरह से छोड़ दिया है और सीधे पाषाण युग से लौह युग तक पारित किया गया है। नीग्रो लोहारों के काम इतने शानदार हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि अफ्रीका में लोहे का काम बहुत पहले शुरू हो गया होगा। कुछ पुरानी खदानें भी वहां मौजूद हैं। लेकिन यह अपमान का विषय है कि इस संबंध में कोई पुरातात्विक प्रमाण मौजूद नहीं है। यह भी माना जाता है कि एक ऊंट को मसीह के जन्म के कुछ सदियों बाद व्यापार के द्वारा सहारा के रेगिस्तान से उत्तर पश्चिम अफ्रीका लाया गया था। संभवतः इस आयोजन के बाद नीग्रो अफ्रीका तक पहुंच गया। हालांकि अभी भी धातु को सुरक्षित करने की सबसे प्रमुख विधि अफ्रीकी नीग्रो के बीच प्रचलित है, लेकिन नीग्रो अफ्रीका के लगभग सभी लोग लोहे का उपयोग करते हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि अफ्रीका के नीग्रो ने लोहे की कला को काफी स्वतंत्र रूप से विकसित किया। लोहे की खोज ने एक नया क्षितिज एक्सोमैन खोला। कठोर धातु के रूप में यह खेती में बहुत उपयोगी हो गया। कृषि तांबा और कांस्य जैसी नरम धातुओं से अपेक्षित बढ़त नहीं बना सकी। लोहे की खोज ने तांबा कांस्य युग की बाधाओं को पूरा किया। वास्तव में लोहे ने उत्पादन के तरीकों में कई बदलाव लाए और फसलों की पैदावार में वृद्धि की। चूंकि लोहा आसानी से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध था, कोई भी किसान अपने कृषि कार्य के लिए आवश्यक लोहे के औजार खरीद सकता था। इसके अलावा लोहे ने विभिन्न वाहनों और जहाजों के निर्माण का नेतृत्व किया, जिससे व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से विदेशी भूमि के साथ संचार की सुविधा हुई। नतीजतन लौह युग की सभ्यता तांबा कांस्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप से और अधिक विस्फोटक क्षेत्र में फैल गई। उद्योगों के प्रकार संख्या में वृद्धि हुई और कार्यशालाएं अधिक से अधिक पुरुषों को रोजगार देने वाली बन गईं। विकास को एक श्रृंखला में जोड़ा गया था। सस्ते लोहे के हल का परिचय व्यापक खेती के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे उच्च खाद्य फसल प्राप्त होती है। इस वृद्धि के कारण जनसंख्या हजारों की तादाद में बहुत तेजी से बढ़ी। परिणामस्वरूप शहरों में कई एकड़ पार्क और उद्यानों के आकार में वृद्धि होने लगी। नए साम्राज्य और व्यापारिक समूह उत्पन्न हुए। समाज को कुछ वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे कि कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग, किसान और दास। बड़े जमींदार कुलीन थे। उन दिनों के मध्यम वर्ग के लोग व्यापारियों और शिल्पकारों से बने होते थे। किसान अभी भी सस्ते लोहे के औजार के साथ गांवों में रहते थे और खेती करते थे।
दास सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान से संबंधित थे। एक प्रणाली के रूप में गुलामी इस युग में व्यापक रूप से जानी जाती थी। दूसरी ओर संघर्ष के मुद्दे बहुत बढ़ गए। स्थिति को रोकने के लिए शक्तिशाली शासक की आवश्यकता महसूस की गई और इसलिए राजशाही ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लौह युग में सच्चे वर्णमाला के आविष्कार ने सभी वर्गों के लिए साक्षरता की संभावना को जन्म दिया। कांस्य युग में साक्षरता केवल पुजारियों, अधिकारियों और क्लर्कों तक ही सीमित थी। चित्रलिपि या क्यूनिफॉर्म लिपियों के बजाय वर्णमाला के आगमन ने सभी को न्यूनतम प्रयास के साथ कम से कम प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना संभव बना दिया। अगल-बगल मानक प्रकार के मुद्रांकित सिक्कों का आविष्कार किया गया था। इसने चांदीबार के उपयोग को बदल दिया, जो कि संभाल के लिए अजीब लग रहा था और धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए हेरफेर करना मुश्किल था। गढ़े हुए धन का विकास यद्यपि गरीबों की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं कर सका, लेकिन निस्संदेह यह बाजार के स्थानों पर मामूली लेनदेन के लिए उपयोगी विनिमय का बेहतर माध्यम है। एक किसान अपने अधिशेष खाद्य पदार्थों को बेचकर और अपनी पसंद के बाद किसी भी वस्तु को खरीदकर पैसा कमा सकता था। उत्पादन में वृद्धि, परिवहन सुविधाएं और सिक्के का आविष्कार सभी ने व्यापार और उद्योग के सुधार में योगदान दिया। इस प्रकार मानव ने उच्च सभ्यता की ओर धीरे धीरे मार्च किया।